जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल मुंद्रा, फाउंडर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बिल्टी बनाने का सबसे आसान तरीका, जो कि आप इस पूरे वीडियो के अंदर समझेंगे और बिल्टी को कितने आसानी से बना पाएंगे। आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्टी से रिलेटेड इनवाइस एंड ई वे बिल भी इसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे रहे हैं। आप इसको डाउनलोड करके और एक अच्छी सी बिल्टी बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मेरा दावा है आपके साथ में, अगर आप ये 10 फॉर्मेट फिलअप कर लेंगे बिल्टी के, तो आपको फ्यूचर में कभी भी बिल्टी से रिलेटेड इतने इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इवन आप चाहे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आप पहले से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो या आपको एग्जिस्टिंग काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें कंटिन्यू इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो सारे बिल्टी से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चंस, सारी आपकी क्वेरीज क्लियर हो पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। बिल्टी जो है एक बेसिक डॉक्यूमेंट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो जर्नी है वो शुरू नहीं हो पाती। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं बताऊं, अगर किसी बिल्डिंग की आपको नींव रखनी है तो वो मजबूत रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको एक हाई लेवल टावर तक या बुर्ज खलीफा तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर भी हमको जो बिल्टी है वो एक फाउंडेशन, एक डॉक्यूमेंट है जो आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से ये एक बढ़िया सा डिज़ाइन लेके आया हूँ, इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी, जिसमें आप इस तरह के डॉक्यूमेंट सीखेंगे और ऐसी ही अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में और शुरुआत करते हैं बिल्टी बनाने के फॉर्मेट को। बिल्टी काफ़ी नामों से जानी जाती है, एक बेसिक बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बिल्टी जो वर्ड है वो एक कॉमनली यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, लेकिन कोई एलआर बोलता है, कोई जीआर बोलता है, कोई डॉकेट बोलता है, कोई कंसाइनमेंट नोट बोलता है, कोई एयर वे बिल बोलता है। तो ये सारे नाम कंक्लूड जो करते हैं वो बिल्टी को ही करते हैं। आप कभी कंफ्यूज ना होना कि ये किसी ने डॉकेट बोल दिया या किसी ने कंसाइनमेंट बोल दिया, तो सारी चीज़ें कंक्लूड करती हैं बिल्टी की तरफ। अब इस फॉर्मेट को भरने के लिए, इस बिल्टी के फॉर्मेट को भरने के लिए हमको क्या डेटा चाहिए होता है, हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि बिल्टी अपने आप में बहुत सारे कॉलम रखती है, लेकिन वो फिल करने के लिए अपने को सबसे इंपॉर्टेंट इनवाइस और ई वे बिल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इनवाइस और ई वे बिल होता क्या है और उसको कैसे हम लोग समझते हैं, उसकी बेसिक थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं इनवाइस को। एक बार आपकी स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं ये एक इनवाइस है। इनवाइस एक बिल होता है जो कोई भी सेलर अपने मटेरियल को सेल करता है किसी भी पार्टी को, तो वो इनवाइस जनरेट करता है, एक बिल जनरेट करता है। उसमें बहुत सारे मल्टीपल डेटा हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे जैसे एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने इनवाइस जनरेट किया है, उसने एक थर्ड पार्टी को मटेरियल सेल किया है। उसमें इनवाइस का जो डेटा है वो है उसका मटेरियल कितना क्वांटिटी है, कितना वेट है और क्या उसका रेट है और क्या जीएसटी चार्ज किया गया है, और उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं। तो ये एक इनवाइस का फॉर्मेट है जो कि हम लोग इस डिस्क्रिप्शन में भी इनक्लोज किया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी बेटर, जिससे आप उसको डिटेल में समझ पाओ। ये डाउनलोड करके आप जरूर देख लीजिए और अपनी प्रैक्टिस में इसको इन्वॉल्व कीजिए। तो मैं इनवाइस का थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि इनवाइस जो है, जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट हमने दिया हुआ है, इनवाइस जायरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 311, सेकंड फेज जीआईडीसी वापी गुजरात। तो ये जो है इस इनवाइस को जनरेट करने वाला कस्टमर है, इस इनवाइस को इसने जनरेट किया है और ये इनवाइस जो जनरेट किया है ये उसने अपने मटेरियल को सेल करने के लिए इनवाइस जनरेट किया है। और ये किसी को मूव कर रहा है या किसी को अपना मटेरियल सेल कर रहा है, तो सेल करने वाली या परचेज करने वाली जो पार्टी है वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें इनवाइस के अंदर एक होता है बायर और एक होता है कंसाइनी। तो पहले हम बायर पे समझ लेते हैं कि कौन जो है मटेरियल, ये कौन जो ये इनवाइस का जो मटेरियल है ये परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो परचेज करने वाली कस्टमर है वो है गोविंद एनर्जी इंटरनेशनल और प्लॉट नंबर 245 इंडस्ट्रियल एरिया मुंडका न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली का एक क्लाइंट है जो कि इसको मटेरियल को परचेज कर रहा है और मटेरियल उसको परचेज करने के बाद में कहीं जो मूवमेंट करना है या उसको डिलीवरी करना है, डिस्पैच जो करना है, वो यहाँ पर डिस्पैच टू लिखा है या फिर
यहाँ पर ये कंसाइनी कि मटेरियल कहाँ हमको डिलीवरी करना है, ये उसका कंसाइनी है। तो सुप्रीम रबर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 4585 मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया गुरुग्राम का जो इसमें कंसाइनी का एड्रेस दिया है, यहाँ पे ये मटेरियल को डिलीवरी करना है। तो ये यहाँ पे उसका इनवाइस का कंसाइनी पार्टी हो गया। उसके बाद में ये HSN कोड है। HSN कोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि ये एक जीएसटी डिपार्टमेंट का यूनिवर्सल, वैसे वर्ल्ड वाइड HSN कोड यूज़ किए जाते हैं। तो उससे एक क्लासिफिकेशन होता है कि जनरली 6 से 8 लेटर का ये HSN कोड होता है, जिससे क्लासिफिकेशन हो जाता है कि मटेरियल का कौन सी कमोडिटी है या क्या मटेरियल है, जिससे कि जीएसटी डिपार्टमेंट उसका डिटेल डाटा समझ सकता है। उसके बाद में इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या मटेरियल आप भेज रहे हो, फिर क्वांटिटी होती है या कितने अमाउंट होता है, या जीएसटी कितने रेट पे चार्ज किया गया है, फिर कुछ बैंक डिटेल्स होती हैं इसमें। जो कस्टमर जिसने माल परचेज किया है तो वो इसमें बैंक डिटेल देख के उस पार्टी के अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट कर सके या दे सके अकॉर्डिंग टू द पेमेंट टर्म्स। अब रही बात उसके बाद में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो नीचे जो इनवाइस को बनाता है, इनवाइस प्रिपेयर करने वाला, वो कंपनी का नाम होता है। जस्ट लाइक इनवाइस प्रिपेयर किया था जायरा इंडस्ट्रीज ने, तो यहाँ जायरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, थोड़ा सिग्नेटरी है और उसका सिग्नेचर। तो ये एक इनवाइस का बेसिक फॉर्मेट है। इस मोस्टली जो भी इंडिया के अंदर इनवाइस बनते हैं वो इस तरह के फॉर्मेट से बनते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें इनवाइस रिलेटेड इसमें सीखी, जो कि हमको बिल्टी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बिल्टी बनाने में इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी वो हम लोग बिल्टी के अंदर स्टार्ट करेंगे। इसी से पैरेलली एक डॉक्यूमेंट होता है ई वे बिल का। ई वे बिल की थोड़ी सी मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ई वे बिल का, जैसे कि ई वे बिल जो है वो जीएसटी की वेबसाइट्स पे जनरेट होता है और बाकी अदर सोर्सेज भी हैं, कोई सैप सिस्टम है या टैली सिस्टम है, उससे भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इनवाइस प्रिपेयर कर रहा है कस्टमर, जो क्लाइंट अपना मटेरियल भेज रहा है, वही ई वे बिल भी जनरेट करेगा। और ई वे बिल का जनरेट का एक बेसिक फंडा, जैसे आप मोस्टली जो भी कोई 50,000 से अबव का जो भी मटेरियल का वैल्यू है, उस अबव वैल्यू इनवाइस का जो होता है, तो वहाँ पर हमको ई वे बिल जनरेट करवाना है। कई बार क्लाइंट ऐसा बोल देते हैं कि मेरा 2 लाख रुपए वैल्यू है और इसमें ई वे बिल नहीं लगेगा। तो ऐसा मटेरियल कभी बुक नहीं करना चाहिए जिसमें ई वे बिल नहीं हो और उसकी इनवाइस वैल्यू मोर देन 50,000 हो। बिलो 50,000 तक की इनवाइस वैल्यू पे ई वे बिल नहीं लगता है। तो आप इस डाटा के अंदर, ये जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ई वे बिल का डाटा है। इसमें जिस कंसाइनर ने या जिस इनवाइसी ने, जिसने इनवाइस क्रिएट किया है, वही इसको जनरेट करता है। जनरली ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर को जनरली ये ई वे बिल जनरेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इसमें कई बार इश्यूज हो सकते हैं, या ई वे बिल बनाते टाइम पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आप उसमें कोई डाटा गलत भर दो और कोई जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी को सीज कर दे ड्यू टू द इनकरेक्ट ई वे बिल। ये हो सकता है कि आपने इनवाइस नंबर गलत लिख दिया हो या कोई और डाटा उसमें जीएसटी का अमाउंट गलत लिख दिया हो। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। तो कस्टमर को बोलिए कि वो इसको जनरेट करे। अब रही बात, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो जीएसटी ई वे बिल के अंदर पार्ट ए जो है उसकी टोटल कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कस्टमर की होती है, जो उसको इनवाइस को जनरेट करता है और जो ई वे बिल को जनरेट करता है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी आ जाती हैं कि ई वे बिल कब उन्होंने जनरेट किया है और फिर उन्होंने कहाँ से जनरेट किया है। मेजर थिंग जो ट्रांसपोर्टर को इसमें देखनी होती है वो होती है वैलिडिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि इसमें जो इनवाइस की जनरेट की जो डेट है वो 11 फरवरी 2026 है। और उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है कि जैसे कि फ्रॉम डेस्टिनेशन का जो पिन कोड लिखेंगे और डेस्टिनेशन ब्रांच का या डेस्टिनेशन पॉइंट का जो पिन कोड उसमें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्टेंस किलोमीटर काउंट कर लेता है और किलोमीटर काउंट करने के बाद में उसकी वैलिडिटी दे देता है। तो वैलिडिटी जो होती है ई वे बिल के अंदर, एक बेसिक जो नॉर्मल रेगुलर ई वे बिल होता है उसके अंदर 24 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर की हमको वैलिडिटी देता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जैसे कि 600 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है तो उसमें आपको 3 डेज़ की वैलिडिटी मिलेगी। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस है, यहाँ पर 1260 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कैलकुलेट किया है। ये मटेरियल जो था कि यहाँ इन्होंने वापिस से गुरुग्राम ये मटेरियल जाने वाला है, तो उन्होंने काउंट किया जीएसटी की वेबसाइट पोर्टल ने 1260 किलोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैलिडिटी होगी वो 7 डेज़ की वैलिडिटी इसमें आ जाएगी। तो 11 तारीख को जो इनवाइस बना है 11/2/2026 को, तो जो उसकी वैलिडिटी है ई वे बिल की वो 18/2/2026 की हो जाएगी। तो ये आप उसके अंदर मेंशन देख लीजिए। अब दूसरी बात है कि इसमें कंसाइनर ने, जो पार्टी ने इनवाइस बनाया था, उसका नाम, उसका पिन कोड
उसके बाद में जहाँ डेस्टिनेशन देना, जो कंसाइनी होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल कहाँ डिलीवरी करना है, वहाँ पे इनवाइस का जो एड्रेस है वही एड्रेस इसमें आपको ई वे बिल में मेंशन करवाना है। उसके बाद में उसकी वैल्यू प्रॉपर चेक करनी है, उसके बाद में मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है वो चेक करना है। फिर एक बार जो बी पार्ट जनरेट करने के लिए आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि जब आप बी पार्ट जनरेट करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो आईडी है, ट्रांसपोर्ट का जो जीएसटी आईडी है, तो वो जीएसटी आईडी डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ये यहाँ पे क्रिएट किया है ई वे बिल, और इस ई वे बिल में अंदर जो पार्ट बी है तो वहाँ पे लिखा है इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी, और फिर बी पार्ट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का जो रोल आता है वहाँ पर गाड़ी का जो नंबर है, जैसे गाड़ी नंबर GJ15CN0311 है, और उसमें कंसाइनमेंट नोट जो बिल्टी का नंबर है वो लिखा A52800, और उसकी जो डेट है अकॉर्डिंग टू द इनवाइस 11 फरवरी 2026। तो इतना डेटा इसके अंदर मेंशन होता है। मैंने आपको ई वे बिल और इनवाइस एक बेसिक चीज़ें समझा दी हैं। अब रही बात इसकी, जैसे मैंने बताया था कि वैलिडिटी वाली बात एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये आपके लिए। अगर कभी आपका ई वे बिल आप जो देख रहे हैं एज ए ट्रांसपोर्टर, और उस को जनरेट करने के लिए नॉर्मल जो टाइम होता है वो 200 किलोमीटर पे 24 आवर्स अपने को मिलते हैं, और अगर कोई आपका ओडीसी मटेरियल होता है तो उसके लिए आपको पर डे में 20 किलोमीटर अपने को मिलते हैं। मतलब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो उसमें 24 आवर्स आपको ई वे बिल का ट्रांजिट टाइम मिल जाएगा, वैलिडिटी मिल जाएगी। तो वो ऐसे ही आप कंटिन्यू, अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो जैसे कि अगर 100 किलोमीटर पे कोई भी अगर आपका मटेरियल ओडीसी जा रहा है तो आपको नॉर्मली 5 डेज़ का ट्रांजिट टाइम उसके अंदर वैलिडिटी का मिल जाएगा। फिर भी अगर इन केस कभी आपकी जैसे चीज़ें, अगर ई वे बिल की वैलिडिटी आप भूल जाते हो या कई बार मिसिंग हो जाती है, तो उसके लिए रूल नंबर 55 है, उसमें मैंने एक नई अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं और उसकी आगे की प्रोसेस को समझ सकते हो कि कैसे हम लोग, अगर वैलिडिटी ई वे बिल की एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद कैसे मूवमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मैंने क्लियर की कि बिल्टी से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास में जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। तो बिल्टी बनाने से पहले जो प्रोसेस है वो आपको इनवाइस और ई वे बिल को प्रॉपरली तरीके से समझ लेना है कि ये सारा जो इनवाइस है ये अकॉर्डिंग टू द हमने जो गाड़ी प्लेस की है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इस एग्जांपल के अंदर कोई भी गाड़ी जो है हमने वापी टू हमने गुरुग्राम की एक मानेसर की गाड़ी अरेंज की है, तो इनवाइस भी क्या हमको वापी टू मानेसर गुरुग्राम का ही मिला है, क्या उसमें कोई अदर डेटा तो नहीं भर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को ध्यान नहीं होता है और हमने गाड़ी तो गुरुग्राम की लगाई है लेकिन वो इनवाइस हमको कई बार चेन्नई, बेंगलोर या कोई अदर लोकेशन का दे देता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो कभी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर ये इनवाइस जो है ये सही नहीं है, कहीं इसमें मिस इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ गलत डाटा इसमें फीड हुआ है। तो आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब इनवाइस जनरेट किया गया है वो आपकी गाड़ी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हो, उसमें कोई भी चेंजेस अगर आपको लगता है तो पहले उसको प्रॉपर रीड कर लीजिए। कंसाइनी का जो एड्रेस है, बायर का जो एड्रेस है, इनवाइस से रिलेटेड बाकी जो अदर डाटा है, चाहे वो मटेरियल की वैल्यू है या जीएसटी है, ये सारी चीज़ें आपको भी देखनी है। या सिग्नेचर अगर कहीं नहीं, आजकल डिजिटल सिग्नेचर इनवाइस के अंदर होते हैं तो वो भी वैलिड होता है, लेकिन अगर विदाउट सिग्नेचर अगर कोई भी इनवाइस है तो वो वैलिड नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि या तो डिजिटली हो या फिर मैनुअली हो, इनवाइस में सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। अब ये अगर आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे कि किसी भी बिल्टी को बनाने से पहले इनवाइस और ई वे बिल को समझना जरूरी है, कि आपको ये दोनों डेटा जो है, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये समझ में आ गए होंगे, तभी हम बिल्टी की तरफ बढ़ते हैं और बिल्टी के प्रोसेस को कंप्लीट समझते हैं कि बिल्टी क्या है और बिल्टी को फिलअप कर सकते हैं। इतना जो फॉर्मेट होता है, एक बेसिक फॉर्मेट मैं दिखा देता हूँ। ये हमने इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी का एक बेसिक फॉर्मेट बनाया है बिल्टी को समझाने के लिए। आपको बता दूँ, ये इंडिया के अंदर मैं फर्स्ट टाइम इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी लेके आया हूँ अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से, और मैं चाहता हूँ कि आप इस मेरे चैनल के थ्रू आप बहुत सारी अपनी प्रोफाइल को, अपनी स्किल्स को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डेवलप कर पाओ, इंक्रीज़ कर पाओ। और आज जो ये हम लोग फॉर्मेट भरेंगे इसको कंप्लीट, फिर भी आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कि आपकी कहीं कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई इसमें आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो मैं और अगेन आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक चीज़ों से। ये एक बिल्टी का फॉर्मेट है और इस बिल्टी के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं, कैसे कैसे भरी जाती हैं, आपको मैंने बताया कि सारा जो डाटा होगा थ्रू द इनवाइस ही इसके अंदर भरा जाएगा और कोई बाहर से हम
मैनुअली या फिर इसमें कुछ चीज़ें याद करने जैसी नहीं है। ये एक बिल्टी का बेसिक फॉर्मेट है जिसमें कंसाइनर, कंसाइनी, वेट, रेट और पैकेज, डिस्क्रिप्शन और हमारा जो फ्रेट चार्जेज है, फ्रेट के जो कॉलम है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब रही बात इसके बैक साइड की, इसमें कुछ टर्म्स होती है। ये बैक साइड द पोर्शन बता देता हूँ मैं। बिल्टी के बैक साइड में जो होता है वो ट्रांसपोर्टर जनरली क्या करते हैं, अपनी टर्म एंड कंडीशन, अभी जैसे यहाँ पे करीब 15 टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं जिसमें कि आप कभी भी आपके साथ में कोई क्लाइंट्स या कोई कस्टमर कोई लीगल इश्यूज क्रिएट करता है या समथिंग, कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल कहीं थेफ्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, उस कंडीशन में आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये काफ़ी आपको लीगल तरीके से सेव करती हैं। तो किसी भी एलआर के पीछे ये टर्म्स ज़्यादातर लिखी होती हैं। अगर किसी के पास नहीं लिखी हैं या आप एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर हैं तो आप ये टर्म्स उसमें मेंशन जरूर कर लीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं बिल्टी के फॉर्मेट को कंप्लीट तरीके से भरने का। और जैसे कि ये जो फॉर्मेट है ये कंप्लीट जो भरा जाएगा ये थ्रू द इनवाइस भरा जाएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट में हमने जैसे कि ट्रांसपोर्ट का ये जो बेसिक बिल्टी है ये सारी ट्रांसपोर्ट में यूनिवर्सल है। इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट है इनके पैटर्न, इनके डॉक्यूमेंट, इनके कॉलम सारे सेम होते हैं। एक बार आप अगर इस फॉर्मेट को भरना सीख जाएंगे ना तो आपको लाइफ टाइम दोबारा बिल्टी बनाना सीखना नहीं पड़ेगा। और जनरली ये सीखने के लिए कई बार लोगों को सालों लग जाते हैं। आप तो एक वीडियो देख के ये आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट आप प्रोसेस सीख जाएंगे। तो यहाँ एक बेसिक मैं बता देता हूँ पहले, उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते तो ट्रांसपोर्टर जनरली इंश्योरेंस नहीं करते हैं, कस्टमर या क्लाइंट को ही कराना होता है। अब हम शुरुआत करते हैं, ये एक जो बेसिक छोटी सी बात थी वो मैंने समझाने की कोशिश की। अब हम शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉलम इसमें है कंसाइनर और कंसाइनी। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से कंसाइनर से। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कंसाइनर का। तो कंसाइनर और कंसाइनी जो है ये इसके मेन कॉलम है। आपको इनवॉइस में सबसे पहले यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। तो कंसाइनर की अगर मैं बात करता हूं तो कंसाइनर वो होता है जो कि इनवॉइस को जनरेट करता है, जिसने कि इनवॉइस प्रिपेयर किया है। आपको मैं सामने जैसे फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि जिस कस्टमर ने इनवॉइस जनरेट किया है वो उसका कंसाइनर है। और कंसाइनर को फाइंड करने के लिए आप हेडर में सबसे पहले उसी का नाम देखेंगे और लास्ट के अंदर जो सिग्नेचर करता है वो भी उसी पे आप देखेंगे। तो ये आप दोनों चीज़ें, कई बार ऐसा होता है नई टीम नए लोग जब आते हैं या फिर आप न्यू कमर्स हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कंसाइनर है कौन और उसको कैसे हम लोग उसको फाइंड करें, कि उसमें डिफरेंस कैसे पता करें कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। तो पहले मैं यहाँ पे आपका कंसाइनर एकदम क्लियर कर देता हूँ कि कंसाइनर का एकदम टॉप हेडर होगा जो इनवॉइस को जनरेट करता है और उसका लास्ट में एंड में भी नाम और सिग्नेचर होगा। तो वो जो है वो आपका कंसाइनर है। तो यहाँ से मैं ये एड्रेस कंप्लीट एक बार पढ़ देता हूँ। जो जिसने इनवॉइस जनरेट किया है जायरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 311, सेकेंड फेज GIDC वापी। तो हमको ये जो एड्रेस है ये कंप्लीट बिल्टी के अंदर फॉर्मेट के अंदर हमको मेंशन कर देना है। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे हम लिखते हैं जायरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 311, सेकेंड फेस GIDC वापी। इनवॉइस नंबर जो है इसका 0000125 एंड डेट जो है इसकी आप डेट लिख सकते हैं 11 फरवरी 2026। उसके बाद इसका GST नंबर है। एक बार मैं GST नंबर स्क्रीन में देख लेता हूँ कि क्या मेंशन किया गया है। जैसे कि किसी भी कंसाइनी या कंसाइनर का जो GST नंबर है वो इनवॉइस में ही मेंशन होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है तो ये हमको मेंशन कर देना है 24AACH7409R2Z6। तो ये हमको वहाँ पर GST नंबर लिख लेना है।
24AAA 24AAA CS7409 CH7409 409 R2Z6 R2Z6। तो ये हमने इनवाइस के अंदर देख के कंप्लीट इसके डाटा को फिलअप कर दिया है। ये कंसाइनर का डाटा आ गया है, इनवाइस नंबर आ गया, उसका एड्रेस आ गया है। आपको एक बेसिक बात और बता देता हूँ, जब भी आप कोई भी बिल्टी का फॉर्मेट भरते हैं उसको कैपिटल लेटर्स में ही भरना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत भी हो सकता है इतनी साफ़ सुथरी ना हो या इतनी अच्छी ना हो दिखने में, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज़ कीजिए। वो सारा का सारा एकदम क्लीन एंड साफ़ सुथरा दिखेगा और किसी भी इंसान को, जो भी उसको बिल्टी को पढ़ना चाहेगा, वो अच्छे से पढ़ पाएगा। और आप जैसे अगर कार्बन लगे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर करके बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कीजिए। और ये फॉर्मेट हमेशा आप कोशिश कीजिए कि उसको हमेशा आपको बोल्ड कैपिटल लेटर्स में ही बनाना है, मैनुअली बनाना है। तो उसके बाद दूसरी बात आती है कंसाइनी की। अब पहले मैं कंसाइनर और कंसाइनी, ये बेसिक चीज़ है पूरी बिल्टी के अंदर, इसलिए इसको मैंने पहले समझाया और इस पर ज़्यादा मैं जोर भी दे रहा हूँ। कंसाइनी क्या होता है वो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। कंसाइनी जो होता है कि जो इनवाइस के अंदर आपने जैसे इनवाइस देखा, ये सारा फॉर्मेट जो है वो है सारा रिलेटेड टू द इनवाइस। जैसे कि आपने इस इनवाइस को देखा तो इसमें आप दो चीज़ें देख रहे हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है कि इनवाइस डिस्पैच टू, तो इसका मतलब क्या है कि इनवाइस यहाँ, ये जो इनवाइस का मटेरियल है ये यहाँ डिस्पैच होने वाला है। दूसरी बात है इसमें एक लिखा हुआ है बायर। तो बायर जो होता है, बायर होता है मटेरियल को परचेज करने वाला। तो मटेरियल परचेज करने वाला जो पार्टी है इसके अंदर गोविंद एनर्जी इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 245 इंडस्ट्रियल एरिया मुंडका न्यू दिल्ली का ये क्लाइंट है और मुंडका में ये परचेज कर रहा है। तो हमको जो बिल्टी है, बिल्टी के अंदर कंसाइनी लिखना है। तो कंसाइनी होता क्या है आज वो समझ ले। जहाँ पर जिस एड्रेस पे जिस क्लाइंट को, इट इज़ द पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कंपनी, तो जहाँ पर भी ये मटेरियल डिलीवरी किया जाता है, कस्टमर अकॉर्डिंग टू द इनवाइस हमको बोलता है कि आपको मटेरियल यहाँ शिप करना है या डिलीवर करना है या कंसाइनी है। मोस्ट ऑफ द इनवाइस के अंदर आपको ये कंसाइनी का एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा, ब्लाइंड नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा। बहुत रेयर केस में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो कंसाइनी एड्रेस है ये इनवाइस के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। इस इनवाइस में सुप्रीम रबर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 4585 मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया गुरुग्राम का ये एड्रेस, पिन कोड, पिन जीएसटी नंबर के साथ में। तो ये जो एड्रेस है ये कंसाइनी है। तो आपको कंसाइनी पे फोकस करना है हमेशा, और इस कंसाइनी को फोकस करके आपको अपनी बिल्टी के अंदर उस फॉर्मेट को भरने के लिए कंसाइनी का वहाँ पे डाटा लिखना है। और कभी भी वहाँ पे आपको बायर या फिर डिस्पैच टू वो चीज़ें नहीं रखनी है, हमेशा आपको कंसाइनी पे फोकस रखनी है। जिस एड्रेस पे मटेरियल डिलीवरी करना होता है वो कंसाइनी का कॉलम में मेंशन किया जाता है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि जो कस्टमर का नाम है सुप्रीम रबर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर 4585 मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया गुरुग्राम। और उसका जीएसटी का जो नंबर है वो हमको मेंशन करना है। कोशिश कीजिए कि विदाउट जीएसटी का मटेरियल बुक ना करें तो उतना अच्छा रहेगा। तो जितना भी इनवाइस रहेगा सभी इनवाइस के अंदर पार्टी का, भेजने वाले का या रिसीव करने वाले का, सभी का जीएसटी नंबर होगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेट होता है। तो यहाँ पर जो स्टेट है इसका कोड है हरियाणा का 06, तो 06AAA CB इसमें लिखा हुआ है, तो हम वो मेंशन कर देते हैं।
06AAA CB 1534F 1ZA। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसाइनर और कंसाइनी का कॉलम फिलअप कर दिया है, उसका जीएसटी नंबर भर दिया है। इन केस अगर किसी पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं है तो उस केस में आप कस्टमर को बोलिए कि सर इसमें जीएसटी रजिस्टर्ड होगा तो ही आप भेजिए, अदरवाइज इस मटेरियल को हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सनल नाम से अगर मटेरियल मंगाता है, जस्ट लाइक कई बार हाउस होल्ड आर्टिकल होते हैं या फिर कभी कभार कोई इस तरह की कमोडिटीज़ होती हैं, कहीं मार्बल होता है या फिर कुछ इस तरह का पर्सनल नाम पे जाता है, तो उस केस में आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पर आपका जीएसटी नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, इनवॉइस में मेंशन होना भी ज़रूरी है। अब 1 बाय 1 करके हमने कंसाइनर और कंसाइनी को समझ लिया है। मेरे को आशा है कि आपको ये दोनों कॉलम अच्छे से भरने भी आ गए होंगे और आप देख रहे होंगे कि जैसे हम इसको फॉर्मेट को एक कैपिटल लेटर्स के अंदर यूज़ करके भर रहे हैं तो ये साफ़ सुथरा भी दिख रहा होगा। और दूसरी बात, जब आप कोई एड्रेस लिखते हैं, कंसाइनर का हो या कंसाइनी का, तो उस एड्रेस को लिखने के टाइम पे आप एक प्रॉपर लाइन एंड लेंथ जरूर बना के लिखिए, और जो जहाँ से तो वो जो पॉइंट है वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, एक अलग लेवल पे दिखना चाहिए। वही डेस्टिनेशन में जैसे गुरुग्राम का मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया, तो गुरुग्राम में ये मटेरियल जा रहा है तो इसमें आपको वापी प्रॉपर दिख रहा होगा और गुरुग्राम प्रॉपर दिख रहा होगा। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, साफ सुथरे तरीके से मेंशन करना है, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हुए करना है। अब हम इसके बाकी अदर फॉर्मेट्स पे काम करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भरना है। अब यहाँ पर एक कॉलम मेरे को दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर एड्रेस ऑफ इशूइंग ऑफिस है। तो जनरली इस तरह के केसेस में जो इस एलआर को इशू कर रहा है उसका एड्रेस, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर मोटा मोटी तो प्रिंटेड होता है या फिर उसके अंदर मेंशन होता है। फिर भी अगर नहीं है तो आप उसमें कहीं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं या फिर उसके अंदर एड्रेस मोटा मोटी सब प्रिंट रहता है। उसके बाद में कहाँ किधर कौन सा ऑफिस उसको इशू कर रहा है, चाहे बॉम्बे है या दिल्ली है या कोलकाता है या चेन्नई है या बेंगलोर है, कोई भी एड्रेस का उसके अंदर इशूइंग ऑफिस का एड्रेस होगा। क्योंकि ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस हेडिंग जो है, हेडिंग के अंदर उनके हेड ऑफिस का हो सकता है या जहां उनकी मेन लोकेशन है वहां पे हो सकता है। अब बात शुरू करते हैं कंसाइनमेंट नोट। यहाँ पे लिखा हुआ कंसाइनमेंट नोट नंबर, तो ये बिल्टी का नंबर है। इस बिल्टी के नंबर से ही और बाकी के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, बिल्टी का जो उसके बाद का है नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भाड़ा चलान का है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने को पार्टी से बिल बनाकर पैसा लेने का है। उसके बाद में फिर हमारी रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट बनती है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे इस एलआर को बेस बना के ही चलेंगे। तो ये नंबर जो है इसको आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे वो एलआर नंबर चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रोसेस और आगे बढ़ता चला जाएगा, काम बढ़ता चला जाएगा और हमारी वॉल्यूम भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर अभी इसमें 52800 है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनाएंगे 801 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे 2 हो जाएगा। ऐसे इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ जो एक हमने शिपमेंट की बात कर रहे हैं, ये शिपमेंट जो है ये हमारा एक डायरेक्ट ट्रक लोड का शिपमेंट है और हम उसकी एलआर प्रिपरेशन आपको समझा रहे हैं। एलआर का बाइफर्केशन मैं टोटल कंप्लीट समझाऊंगा। पार्सल लोड हो या पार्ट लोड हो या डायरेक्ट ट्रक लोड हो या फुल ट्रक लोड हो, तो उस तरह की कंडीशन में एलआर कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक क्या क्या फंडा है, वो सारा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है या कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमारा कोई इसके अंदर क्वेश्चन बाकी रह गया, तो कमेंट में जरूर बताना। अब हम शुरुआत करते हैं इसके फर्दर आगे के प्रोसेस को। काफ़ी लेंथी है, बट आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट अगर देख लेंगे तो उसके बाद आपका जो जितना भी डाउट्स है अबाउट द बिल्टी, अबाउट द कंसाइनमेंट नोट, अबाउट द डॉकेट, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे डेट है, तो इनवाइस, ये जो पूरा कंप्लीट डाटा है इसका सारा का सारा डाटा वो थ्रू द इनवाइस ही भरा जाता है। तो इनवाइस से रिलेटेड जो जो डाटा है वही हम इसमें भर रहे हैं। मेरे हाथ में एक साइड में इनवाइस है और उसके साथ में बिल्टी है, तो मैं इनवाइस को साइड में देख के और बिल्टी के फॉर्मेट को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो डेट है वो हमको मिली है इनवाइस की 11 फरवरी 2026। मटेरियल, उसके बाद में फ्रॉम का एक कॉलम आया है। फ्रॉम का मतलब होता है जहां से मटेरियल को मूव किया जा रहा है, जहां से मटेरियल को डिस्पैच किया जा रहा है। इसको काफ़ी कंपनी ओरिजिन पॉइंट भी बोलती हैं या फिर बुकिंग पॉइंट बोलती हैं या फिर फ्रॉम पॉइंट बोलती हैं।
तो हम यहाँ पे फ्रॉम जो समझेंगे, इनवाइस के अंदर जो इनवाइस जनरेट किया है या जहाँ से हमने गाड़ी लोड की है वो इनवाइस का जो एड्रेस है वो है वापी का, तो हम लोग इसमें वापी मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में फिर उसमें जो कंसाइनी, देखिए टू जो है ना, टू का मतलब कहाँ मटेरियल जा रहा है, या डेस्टिनेशन भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल्टी में डेस्टिनेशन भी लिखा होता है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन मेंशन करना है। तो डेस्टिनेशन हमेशा याद रखिए, जैसा मैंने आपको बताया था इनवाइस के अंदर एक बायर का कॉलम होगा और एक कंसाइनी का कॉलम होगा। तो आपकी नज़र हमेशा, बीइंग ए ट्रांसपोर्टर, हमेशा की नज़र जो है वो कंसाइनी पे होनी चाहिए। तो कंसाइनी का जो एड्रेस है और उसमें लोकेशन कौन सी दी हुई है, जैसा कि हमने ये लोकेशन कंसाइनी के एड्रेस लिखा हुआ है मानेसर गुरुग्राम का, तो हम यहाँ पे गुरुग्राम का डेस्टिनेशन लिख देंगे जहाँ पर मटीरियल डिलीवरी करना है। तो ये यहाँ पर इतना कॉलम अपने कंप्लीट किया। उसके बाद में जो फर्दर जो टर्म्स हैं, जैसे कि डिलीवरी की टाइप क्या है, फ्रेट चार्जेस क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे फॉलोअप करेंगे। और अब पहले मैं समझ लेता हूँ कि नंबर ऑफ पैकेज, अब इनवाइस के अंदर ही ये सारा डाटा जो भी हम एलआर के अंदर फिलअप कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो डाटा है ये कंप्लीट इनवाइस के अंदर है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे और इसको हम फिलअप करते चलेंगे। अब हम वापस इनवाइस के ऊपर आ गए। अब वहाँ पर हमारा जो कॉलम है, वो जो कॉलम आया है वो नंबर ऑफ पैकेज का है। तो आप यहाँ पे जो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि इसमें एक मटेरियल ये है, एक ये मटेरियल, तो दो टाइप का इसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ पैकेज का एक यहाँ पे आपको कॉलम सामने दिख रहा है, तो इसमें 5 है और एक ये 10 है। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ जो पैकेज हैं वो है इसमें 15। तो हम यहाँ पर हमारी बिल्टी के अंदर मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ पैकेज 15। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं 15। और जब भी आप कोशिश करें, जब आपने नंबर्स में कभी लिखा है तो उस नंबर्स को आप वर्ड्स में ज़रूर मेंशन कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FIFTEEN 15 ओनली। तो जब भी आप कोई नंबर्स को लिखते हैं, ये 15 है, तो नीचे आप वर्ड्स में ज़रूर लिखिए। कई बार किसी भाई की राइटिंग ऐसी होती है 15 को भी 16 जैसा लिख देगा या 5 को भी 6 जैसा लिख देगा, तो वो उसमें गैप हो सकता है। तो आप वर्ड्स में लिख देंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा सामने वाले को कि ये 15 है, 16 नहीं है। तो दूसरी बात, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉलम मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो है मेथड ऑफ पैकिंग का। मेथड ऑफ पैकिंग मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मेथड जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काउंट करते हैं ज़्यादातर, जैसा कि पहले नॉर्मल आपको कोरोगेटेड बॉक्स जो होता है, कार्टून बॉक्स बोलते हैं उसको, जो कार्टून बॉक्स होता है या किसी कार्टून के अंदर पैक है। फिर कभी हम लोग वुडन केस बोलते हैं जो लकड़े के अंदर पैक है। फिर कोई फाइबर ड्रम होता है, फिर कोई मेटल ड्रम होता है, फिर कोई HDP ड्रम होता है। तो ड्रम में बैरल जो होता है उसको हम लोग बैरल बोलते हैं, कभी ड्रम भी बोल देते हैं, तो दोनों वर्ड उसमें ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। फिर आप कोई वुडन क्रेट, जहाँ पर जैसे जालीनुमा जो लकड़ी की क्रेट होती है उसको हम लोग क्रेट बोलते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत जाली टाइप का सा ऐसा बना होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा इस तरह का पार्ट बना होता है, वो क्रेट बोलते हैं। तो मैंने आपको इस तरह के, या फिर कोई बैग है जैसे कि 25 kg का, 50 kg का, 100 kg का बैग है, तो गोनी बैग बोल सकते हैं। जो गनी, GUNNY स्पेलिंग जो है GUNNY गनी, तो गनी बैग होता है जो गोनी से बना होता है। जनरली हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट की भाषा में गोनी बैग भी बोल देते हैं। तो बैग होता है, ड्रम होता है, कभी कभी लूज मशीन होती है तो हम लोग उसको लूज लिख सकते हैं। कभी जैसे सरिया हो गया, पाइप हो गया, और कोई इस तरह के टुकड़े हो गए, तो उसको हम लोग लूज में काउंट करते हैं, या बहुत ज़्यादा उसमें कई बार अनकाउंटेबल चीज़ होती हैं, तो उनको सबको हम लोग वहाँ पे लूज मेंशन कर सकते हैं। मटेरियल की जो पैकिंग का नेचर है, मेथड क्या है, उसको किस तरीके से पैक किया गया है, गोनी में पैक किया गया है, ड्रम में पैक किया गया जो मटेरियल है, या उसको वुडन केस में पैक किया गया है, या कार्टन बॉक्स में पैक किया गया है। तो ये मल्टी टाइप्स ऑफ पैकिंग है। तो यहाँ पर जो हम मेंशन कर रहे हैं इनवाइस के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ कहीं पे मेंशन होती नहीं है कि ये पैकिंग कैसी है। तो अगर इनकेस अगर आप बिल्टी बनाने के टाइम पे आप गाड़ी के पास में हैं, तो गाड़ी में देख सकते हैं कि मटेरियल किस किस तरीके से पैक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अगर आप गाड़ी के साथ नहीं हैं तो क्लाइंट को पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर मटेरियल का पैकिंग क्या है, क्या बैग है या ड्रम है, या फिर इसमें कुछ लूज आर्टिकल है या समथिंग और अदर चीज़ है। तो हम यहाँ पर जैसे चेक करते हैं
कि इसमें जो मटेरियल है वो एक पैलेटाइज मटेरियल है, तो इसमें जो है पैलेट्स हैं। तो हमने कस्टमर से बात किया और कस्टमर से बात करके पता किया कि इसमें पैलेटाइज मटेरियल है। पैलेटाइज मतलब एक पैलेट होता है लकड़े का, 4x4 का हो सकता है या 3 फुट 9 इंच का होता है, उसके ऊपर मटेरियल बैग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। तो हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये मटेरियल जो है इसकी जो पैकिंग है वो पैलेट्स में है, PALLETS, पैलेट्स में होती है। तो हमने ये मेथड ऑफ पैकिंग, नंबर ऑफ पैकेज का डिस्क्रिप्शन आपको समझाया। अब हम डिटेल समझाते हैं एक्चुअल वेट की। ट्रांसपोर्ट में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक्चुअल वेट मैटर करता है। कई बार किसी भी इनवाइस के अंदर, अब मैं एक इनवाइस का कंपैरिजन भी दिखा देता हूं कि आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि जो इसके अंदर जो वेट दिया हुआ है कि जैसे 15 पैकेज है और 15 पैकेज का पर पैकेज का 500 kg वेट है और टोटल 15 पैलेट्स हैं। इसमें 15 पैलेट्स मिला के इसका जो वेट लिखा है कस्टमर ने मटेरियल का वो 7500 kg लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 7500 kg है टोटल मटेरियल। तो लेकिन ये उसके अंदर जो अंदर है मटेरियल उसका है और बाहर जो उसकी पैकिंग है, आउटसाइड द पैकिंग, चाहे वो गनी बैग हो या फिर वुडन का पैलेट लगा होगा, उसको इंक्लूड करके नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट जो इनवाइस में देता है वो तो आपके उनके जो मटेरियल होता है उसका एक्चुअल जो वेट होता है, जो अंदर जो उसका कंटेंट्स होता है उसी का वेट देता है। बाहर जितना भी पैकिंग मटेरियल होता है उसका पैकिंग का वेट इनवॉइस में नहीं लिखा होता कभी भी, तो उसके लिए फिजिकल पेमेंट करना होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स में जो पार्सल बुकिंग वगैरह करते हैं तो उनके यहाँ कांटा होता है, पहले कांटे पे मटेरियल रखते हैं, उसके बाद उसको मटेरियल को बुक करने का प्रोसेस करते हैं। इनवाइस के आगे या पीछे कहीं भी मेंशन कर देते हैं कि जैसे ये 20 किलो का पार्सल था या 50 kg का था या 100 kg का या 200 kg का या 500 kg का। तो ऐसे केसेस में जब आप कोई डायरेक्ट गाड़ी का काम कर रहे हैं या डायरेक्ट गाड़ी का लोड कर रहे हैं और उसकी बिल्टी बना रहे हैं तो इसका जो फाइनल वेट आपको पता चलेगा, या तो बहुत बार कस्टमर खुद बता देगा कि ग्रोस वेट आप इसका एक पैलेट का, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे गिन लेता हूँ कि एक पैलेट का जो वेट है वो मैक्स टू मैक्स 20 kg में काउंट कर लेता हूँ, ऊपर से पैकिंग वगैरह सब लेने के बाद में। तो टोटल इसके अंदर हमने 15 पैलेट टोटल गिने हैं, तो 15 पैलेट को अगर 20 kg से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 kg हो जाएगा। तो जो एक्चुअल वेट होगा मटेरियल का वो 7800 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वेट जो है मटेरियल का अंदर अकॉर्डिंग टू द इनवाइस वो है 7500 kg और 300 kg का सारा जो पैलेट है 15 पैलेट का पैकिंग मटेरियल जो है वो 300 kg हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल वेट लिखना होगा वो एक्चुअल वेट आपका जो कांटा वेट आता है, हम लोग जब कांटा भी करने जाएंगे गाड़ी का फिजिकली तो उस कांटे में 7 टन 800 kg यानी 7800 kg मटेरियल होगा, न कि 7 टन 500 किलो। 7 टन 500 किलो तो विदाउट पैकिंग का वेट है, तो पैकिंग को मिला के ट्रांसपोर्ट का एक्चुअल वेट बनता है। तो आप यही चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। अब एक्चुअल वेट आपको हो सकता है क्लियर हो गया होगा, कभी आपको फ्यूचर में इस तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि एक्चुअल वेट इनवाइस में क्या होता है और बिल्टी में क्या होता है। दोनों डिफर होते हैं, डिफर हो सकते हैं, तो वो हमेशा आप ध्यान रखिए। लेकिन कभी कभी किसी इनवाइस में ऐसा भी होता है कि कस्टमर ही किसी भी मटेरियल का एक्चुअल वेट एंड ग्रोस वेट दोनों दे देता है, तो आप अगर कस्टमर ने ग्रोस वेट लिखा है तो उस ग्रोस वेट को ही अपना एक्चुअल वेट मान के वहां पर बिल्टी में मेंशन करना है। किसी भी मटेरियल के ग्रोस वेट को ट्रांसपोर्ट में एक्चुअल वेट काउंट किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब रही बात चार्ज वेट की, तो चार्ज वेट होता क्या है? चार्ज वेट ऐसा होता है कि जस्ट लाइक हमने ये एक 15 पैलेट उठाने के लिए 60 टन 800 kg मटेरियल और हमने वापी से गुरुग्राम की एक गाड़ी हायर की है, तो हमने इसमें चार्ज कितना किया है? तो चार्ज इन द सेंस कि हमने किस कैपेसिटी की गाड़ी भेजी है। तो जनरली हम बात करते हैं कि जब इतना वेट होगा तो अंदाजन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमने 9 टन कैपेसिटी की गाड़ी कस्टमर को प्रोवाइड की थी। तो गाड़ी की जो कैपेसिटी है, चार्ज गाड़ी के अंदर जो कैपेसिटी है वो हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि हमने 9 टन शिपमेंट की गाड़ी भेजी है। तो इसलिए जो चार्ज वेट होगा कस्टमर के साथ में बिल्टी के अंदर जो हम मेंशन करेंगे वो चार्ज वेट 9 टन मेंशन करेंगे, न कि 60 टन 800 मेंशन करेंगे। इन केस अगर आपने कोई टर्म्स डिसाइड नहीं की हैं या आपने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है और आपने बोला है कि 60 टन 800 kg का ही हम लोग चार्ज करें या 7 टन 800 का ही हमको
कस्टमर के साथ में डील करना है तो आप चार्ज वेट 60 टन 800 केजी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने गाड़ी को प्लेस किया है और इन केस अगर ये वेट जो है 7 टन 800 की जगह 8 टन 800 भी हो जाए तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि भाई हमने 9 टन कैपेसिटी की गाड़ी का चार्ज करके भेजा आपको, तो कस्टमर इसके अंदर लाइबल है कि वो इसमें 7.5 टन से ऊपर 8.5 टन अप टू द 9 टन तक का वेट आपकी गाड़ी में लोड कर सकता है। तो ये चार्ज वेट वहाँ काम आता है जहाँ पर कोई गाड़ी का शिपमेंट का साइज, जैसे कि एक बेसिक मैं बता देता हूँ, एक जो नॉर्मिनल बिल्कुल छोटा साइज का एक पिकअप गाड़ी आता है, पिकअप की कैपेसिटी है जैसे कोई 1 टन है तो 1 टन कैपेसिटी की पिकअप और हम कहीं उसको लोडिंग के लिए भेजते हैं और वो पिकअप का वेट जो है वो हम लोग बोल के भेजेंगे कि भाई उसके अंदर मटेरियल 1 टन तक आएगा, और अगर उसमें 500 केजी मटेरियल आ गया तो हमारा जो चार्ज वेट होगा ना वो 1 टन होगा, ना कि 500 केजी होगा, क्योंकि व्हीकल के साइज की जो पिकअप की कैपेसिटी है वो 1 टन है। तो वो वहाँ पे आपको मेंशन करनी, इवन इन केस कस्टमर उसमें 200 केजी 300 केजी 500 केजी 700 केजी 800 केजी 900 केजी कितना भी मटेरियल लोड करे, बट हमारी जो कैपेसिटी है वो हम लोग मेंशन यहाँ पे चार्ज वेट में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है रेट का। रेट जो होता है ना ये ट्रांसपोर्ट में बहुत मैटर करता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं ये एक लेंथी सब्जेक्ट है, मैं काफ़ी इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। बट ये जो हमारी डायरेक्ट शिपमेंट की बिल्टी हम लोग बना रहे हैं, एक डायरेक्ट ट्रक लोड की बिल्टी बना रहे हैं, पहले हम इसको रिलेटेड को फिलअप करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्रेट से रिलेटेड कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है एक अलग से एक लेंथी वीडियो उस पर बनेगी। अब रही बात रेट की, तो जनरली क्या होता है जो डायरेक्ट ट्रक लोड की बात होती है उसमें या तो किसी क्लाइंट के साथ किसी कस्टमर के साथ में हमारा एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनुअल एग्रीमेंट होता है साल भर का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा रेट फिक्स किए होते हैं कि हमारा रेट फिक्स है या अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग वैसा फिक्स करके भर देंगे। जनरली पार्ट लोड या पार्सल लोड के कंसाइनमेंट में ऐसा होता है, अगर 2-3 टन 5 टन कंसाइनमेंट है, 60 टन कंसाइनमेंट है, तो वहाँ पे भी आप रेट वर्बल फिक्स कर सकते हैं, ईमेल से फिक्स कर सकते हैं। और कई बार जो पार्सल शिपमेंट की बिल्टियाँ होती हैं जिसके अंदर 200-500 केजी वेट होता है, 50-100 केजी वेट होता है, 10-20 केजी होता है, तो उसके अंदर अलग अलग कंपनी के जिन लोगों का पार्सल शिपमेंट का बिजनेस होता है उनके यहाँ एक कार्ड रेट होता है जो पहले से डिसाइडेड होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो बॉम्बे से बैंगलोर जाने का चार्ज जो उनका पर केजी का रेट होता है वो मेंशन होता है कि जैसे उन्होंने 5 रुपीज़ पर केजी का चार्ज है, फिर उसके बाद डोर कलेक्शन, डोर डिलीवरी और जो अलग अलग टाइप के कॉलम्स है वो सारे उसमें फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ पर जो रेट है डायरेक्ट गाड़ी का, यहाँ पर हम लोग फिक्स करके रखते हैं कि हमने ये गाड़ी इतने में हमने चार्ज की हुई है, हमारा जो रेट है कस्टमर के साथ में फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे रेट के कॉलम में आप फिक्स लिख सकते हो, अगर इसको ब्लैंक भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन कॉलम है इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब 2-3 कॉलम एक बेसिक आए हैं ट्रांसपोर्ट में। टाइप ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं। टाइप ऑफ डिलीवरी जो होता है इसमें टाइप ऑफ डिलीवरी का मतलब कि कितने टाइप की डिलीवरी होती है। जस्ट लाइक हमने मटेरियल तो बुक कर लिया लेकिन उसकी डिलीवरी टाइप क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों की मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं या फिर जो पार्सल बुकिंग वगैरह का काम करते हैं उस तरह की ट्रांसपोर्ट शिपमेंट में ज़्यादातर केसेज में एक जो कॉलम है वो है गोडाउन डिलीवरी का। आप पहला जो नंबर देख रहे हैं इसके अंदर ये है गोडाउन डिलीवरी का। तो गोडाउन डिलीवरी का मतलब होता है कि कस्टमर डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो ट्रांसपोर्ट का गोडाउन है वहां से अपना मटेरियल पिकअप करके उठा के लेके जाएगा अपने खुद के खर्चे पे, तो दैट इज कॉल्ड गोडाउन डिलीवरी। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट में एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे कि वापी में किसी ने 50 केजी का पार्सल गुड़गांव के लिए बुक किया है, तो गुड़गांव का जो ट्रांसपोर्ट का ऑफिस होगा वहां पर वो 5 दिन या 7 दिन के अंदर चला जाएगा एक नॉर्मल टाइम के बाद में। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता है फ़ोन से या फिर कोई मैसेज से या फिर कोई ईमेल से, और जैसे ही क्लाइंट आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं बातों को कि ये मटेरियल वहाँ पहुँच गया है, तो जो क्लाइंट जो कंसाइनी होता है वो डिलीवरी लेने के लिए ट्रांसपोर्ट के गोडाउन पे आता है और उसके जो चार्जेज होते हैं वो पे करता है और उसके बाद में वो डिलीवरी ले जाता है। तो इसको हम गोडाउन डिलीवरी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो इसके अंदर टाइप ऑफ डिलीवरी है वो मैंने मेंशन किया है डोर डिलीवरी सीसी अटैच। तो सीसी का आप ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट में कई बार ये वर्ड ज़्यादा यूज आएगा, सीसी यूज करेंगे। तो सीसी का मतलब होता है कंसाइनी कॉपी, ऊपर मेंशन किया हुआ है हमने, ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सीसी का मतलब है कंसाइनी कॉपी। तो डोर डिलीवरी सीसी अटैच, तो सीसी का मतलब होता है कंसाइनी कॉपी अटैच। जनरली ये भी पार्सल में ज़्यादा यूज होता है वर्ड, क्योंकि जब कोई भी पार्सल शिपमेंट का काम अपन करते हैं या पार्सल की बुकिंग करते हैं तो बहुत बार कंसाइनी कॉपी हम लोग जो बुक कराने वाली पार्टी है, इनवाइस बनाने वाली पार्टी है, कंसाइनर जो पार्टी है, हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं कि ये कंसाइनी कॉपी आप ले जाओ। तो
इसमें होता कैसा था, एक बेसिक जो चीज़ें होती थी पहले के टाइम पे, इस तरह की चीज़ें थी कि आप जो कंसाइनी कॉपी आपको दी गई है एट द टाइम ऑफ बुकिंग, तो उस टाइम पे वो जो पार्टी है, जिसने पार्टी ने मटेरियल छुड़ाना है, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि कोई मटेरियल वापस से हमने गुरुग्राम के लिए बुक किया है, तो डिलीवरी पॉइंट पे जब कस्टमर डिलीवरी लेने जाएगा, गोडाउन डिलीवरी, तो उस टाइम पे वो कंसाइनी कॉपी अपनी पार्टी एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे को भेजती हैं। भेजने के बाद में डिलीवरी टाइम पे बुकिंग ब्रांच, डिलीवरी ब्रांच जो है वो उस कंसाइनी कॉपी के बिहाफ पे आपको डिलीवरी देता है। तो ये एक सीसी का जो काम है, वो प्रोसेस मैंने बता दिया कि सीसी क्यों यूज। सीसी एक तरह का ट्रांजिट डॉक्यूमेंट समझो कि जिसको ट्रांसपोर्ट कंपनी लेने के बाद ही मटेरियल देती है। पहले के टाइम पे, पुराने टाइम में जो भी गोडाउन पे काम होता था, उसमें यही होता था कि एक स्लोगन था हमारे पास में कि माल बिना बिल्टी नहीं और बिल्टी बिना माल नहीं। तो कभी भी जब तक मटेरियल गोडाउन पे नहीं आ जाता तब तक आपको कोई बिल्टी इशू नहीं करनी है। और अगर डिलीवरी पॉइंट पे अगर आप बैठे हो तो जब तक आपको कोई कंसाइनी कॉपी मिल नहीं जाती है तब तक आपको कोई डिलीवरी नहीं देनी होती है। तो ये बेसिक फंडा है ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि सीसी का मतलब क्या होता है और सीसी क्या होती है, कंसाइनी कॉपी होती है। तो जनरली जब डायरेक्ट ट्रक लोड की गाड़ी होती है, तो डायरेक्ट ट्रक लोड की जो गाड़ी होती है, शिपमेंट होता है, तो उसमें सीसी जो होती है, कंसाइनी कॉपी जो होती है, वो अटैच होती है, साथ में ही जाती है। जनरली 2 कॉपियाँ जाती है गाड़ी के साथ में, एक ड्राइवर कॉपी होती है और एक दूसरी कंसाइनी कॉपी होती है। तो उसमें से पार्टी जब मटेरियल अनलोड करती है तो कंसाइनी कॉपी अपने पास रख लेती है और पीओडी स्टैंप लगा के अपने को एक कॉपी ड्राइवर को हैंड ओवर कर देती है। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम जो है वो है आपका डोर डिलीवरी अगेंस्ट कंसाइनी कॉपी। ये भी ज़्यादातर जो गोडाउन का काम करते हैं, जिनके बड़े काम हैं या फिर जिनका बड़ा नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट, लाइक जस्ट लाइक मैं बताऊं आपको, VRL है, सेफेक्स है, वी ट्रांस है, लालजी मुलजी है, या फिर ARC है, TCI है, डिलीवरी है, ये सब जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है जिनके मल्टी गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पर डोर डिलीवरी अगेंस्ट कंसाइनी कॉपी का यूज़ ज़्यादा हो सकता है। इसमें होता कैसा है कि डोर डिलीवरी तो करना है लेकिन अगेंस्ट कंसाइनी कॉपी करना है कि जब तक कोई भी कस्टमर उस मटेरियल का, उस इनवाइस का, उसका इनवाइस का जब तक कंसाइनी कॉपी लेकर हमारे ऑफिस में जमा नहीं कराता है तब तक हम उसको डोर डिलीवरी नहीं करेंगे। डोर डिलीवरी का मतलब होता है कि उसके डायरेक्ट उसकी प्रेमाइसिस में कंसाइनी के एड्रेस पे मटेरियल को डिलीवरी करना, ये डोर डिलीवरी होता है। लेकिन यहाँ पर टर्म्स क्या लिखी हुई है, अगेंस्ट कंसाइनी कॉपी। जब तक आपको वो कंसाइनी कॉपी आपके ऑफिस में जमा नहीं हो जाती है, मिल नहीं जाती है, तब तक आपको मटेरियल डिलीवरी के लिए मूव नहीं करना है। तो ये टर्म्स आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। गोडाउन डिलीवरी क्या होता है, डोर डिलीवरी क्या होता है, सीसी अटैच क्या होता है और अगेंस्ट सीसी क्या होता है। अब हम थोड़ा सा टर्म्स, ये एक प्रॉपर रेट वगैरह भरने का कॉलम है, इस पे थोड़ा सा हम लोग लास्ट में ब्रीफ में जाएंगे। पहले हम इस कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कॉलम है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मटेरियल में जो सेट टू कंटेन होता है, कई बार ऐसा लिखा होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। किसी पे कोई इनवाइस जो होता है ना, उस इनवाइस में ऐसा भी लिखा होगा सेड टू कंटेन, तो सेड टू कंटेन भी लिखा होगा। तो यहाँ पर जो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे हमको मेंशन लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू इनवाइस। अपनी समझ से नहीं लिखना है। बिल्टी के अंदर मैं जो बता रहा हूँ आपको, बिल्टी के अंदर जो भी डेटा फीड करना वो थ्रू द इनवाइस करना है। तो यहाँ पर उसने लिखा है इनवाइस के अंदर FMCG गुड्स, तो वहाँ पर आपको FMCG गुड्स लिख देना है। अब एक नेक्स्ट कॉलम मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे PO नंबर का। तो सारा डेटा मैंने जैसे बताया आपको कि PO नंबर, तो हम PO नंबर में जाते हैं। और इनवाइस के अंदर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि PO नंबर लिखना जरूरी है। PO का मतलब होता है परचेज ऑर्डर नंबर। तो परचेज ऑर्डर कौन इशू करता है, कि जो मटीरियल परचेज कर रहा है, जो मटेरियल परचेज कर रहा है वो परचेज ऑर्डर इशू करता है कि यस, ये मटेरियल मेरे को परचेज करना है, इस रेट में परचेज करना है और हमारा ये टर्म्स कस्टमर के साथ में डील हुआ है, अपने वेंडर के साथ में डील हुआ है, तो वहाँ पर वो परचेज ऑर्डर नंबर होता है। तो अगर किसी इनवाइस में परचेज ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हैं LR में, वो काफ़ी हेल्प करता है कभी कभी किसी मटेरियल की डिटेल समझने में। तो यहाँ पर जैसे 20261234 एक डेटा लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग उसमें डेट और उसका PO नंबर लिख लेते हैं। तो हमारे पास अगर कॉलम है तो लिख लेंगे यहाँ पे 202526
1 2 3 4 5 और उसके बाद में उसकी डेट है। तो डेट जो उसकी लिखी हुई है, डेट देख लेते हैं एक बार। जो डेट है इसकी 11 जनवरी की है। तो यहाँ पर जो उसकी डेट है यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेंगे 11/01/2026। अब जो नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम है ई वे बिल का और उसकी वैलिडिटी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा जब बिल्टी में कंसाइनर कंसाइनी फ्रॉम टू का डेटा भर देते हैं तो ई वे बिल पे एकदम आपका माइंड जो है वो पूरा ओपन कर लीजिए। आपका जो मेंटल अवेयरनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आपको ई वे बिल प्रॉपर लिखना है और उसकी वैलिडिटी हमेशा लिखनी है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि इस बिल्टी का जब हमने मटेरियल किया तो इसकी वैलिडिटी कब तक है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आपने बिल्टी में वो डाटा नहीं लिखा है और आप भूल जाते हैं और वे बिल आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें लेने के देने पड़ जाएंगे और आगे जाके आपको एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ आप ई वे बिल में जा सकते हैं। आपके हाथ में इनवाइस और ई वे बिल दोनों चीज़ें होंगी। तो इसमें ई वे बिल का नंबर ऊपर मेंशन होता है, उसको ई वे बिल नंबर लिख लेना। फिर उसके अंदर नीचे एक वैलिडिटी, वैलिड अंटिल लिखा होता है। तो ये वैलिडिटी वहाँ पे, जैसे कि ये जो वे बिल है ये 18/2/2026 को एक्सपायर हो रहा है, तो हम ये यहाँ से डाटा उठा लेंगे 264948629912। तो ये हम लोग उसका वे बिल का डाटा उसमें भर लेंगे 26494 26494 कंप्लीट लिखते हैं। शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे इसमें बिल्टी में। जितना हो सके आप डाटा कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ में लिखिए। 86299912 86299912 2 4 6 8 10 12 जीएसटी का 12 डिजिट का अपने को नंबर रहता है, वो ध्यान रखिए कोई भी उसमें मिसिंग ना हो। अब इसकी वैलिडिटी जो थी वो 7 दिन की वैलिडिटी थी, तो 18/2/2026 तक ये ई वे बिल वैलिड रहेगा। तो अगर इन केस आपका ई वे बिल 18 के बाद एक्सपायर हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है, तो यहाँ पे डेट लिखी होगी, तो आप वो बिल्टी जब भी चेक करेंगे तो आपको सामने आ जाएंगी कि भाई 18 तारीख को वे बिल एक्सपायर हुआ है, तो 18 तारीख तक आप उसको चेक कर लो कि भाई वो गाड़ी पहुंची क्या नहीं पहुंची। तो मतलब गाड़ी जो आपकी है वापस से अगर गुरुग्राम गई है तो 18 तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, अगर वो 11 तारीख को निकली है तो। अगर इन केस वो गाड़ी 18 तारीख को ही पता चलता है आपको कि एक्सपायर हो गया है वे बिल, या फिर 18 तारीख को पता चलता है कि गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, तो आप उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं पार्ट बी को। अब जो नेक्स्ट जो बातें हैं वो एक थोड़ा सा डिटेल और समझा लेते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम आया अपने पास में डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो वैल्यू इनवाइस की जो है वो क्या है, वैल्यू पे थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा कि जब भी आपको वैल्यू की बात आए तो आपको ग्रांड टोटल पे ध्यान देना है। जो टोटल कंप्लीट होने के बाद में जो वैल्यू होती है ना, वो किसी भी इनवाइस की टोटल जो मटेरियल की वैल्यू प्लस में जीएसटी, उसके बाद में जो वैल्यू बनेगी ना वो आपको इनवाइस वैल्यू बनेगी, वो ध्यान रखना है। तो कभी भी आप जो वैल्यू लिखेंगे वो इंक्लूडिंग जीएसटी लिखनी है। तो नीचे ग्रांड टोटल के अंदर यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मटेरियल की वैल्यू लिखी है और उसके बाद में उसके अंदर टैक्सेबल जो अमाउंट है ये जीएसटी का अमाउंट है, और जीएसटी का अमाउंट लिखने के बाद में उसके बाद में ये जो वैल्यू बनती है ये अमाउंट बनता है। तो ये आपको कंप्लीट ये यहां पे लिखना है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनवाइस वैल्यू इंक्लूडिंग विद जीएसटी अमाउंट होती है। तो यहाँ पे 11,717,400 अमाउंट बनता है, वो हम लोग मेंशन कर देंगे इनवाइस वैल्यू में। अच्छा, ये वैल्यू लिखते टाइम आप ये इज इक्वल टू का सिंबल लगा लीजिए। कई बार लोग बार लगा देते हैं, बार से थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, कभी कभी वो मर्ज हो जाती है। तो डाटा एंट्री वगैरह करते हैं तो उसके अंदर कोई पर्सन उसको 1 या 7 समझ के वैसा भी डाटा एंट्री कर देता है। तो जब भी आप इनवाइस वैल्यू लिखो इज इक्वल टू लगा लीजिए।
अब रही बात इसके अंदर बेसिस ऑफ द बुकिंग, एक कॉलम है, काफ़ी अच्छा कॉलम है और इसमें आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो 3 टाइप की टर्म्स होती है। टर्म्स का बेसिस ऑफ बुकिंग का मतलब कि हम जो ट्रांसपोर्ट का, ये बिल्टी का जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसका जो भाड़ा है, उसका जो फ्रेट है, वो हम किस तरीके से लेने वाले हैं। इसमें 3 टर्म्स होती हैं। जो पहली टर्म्स है वो है हमारे पास में टू पे की, उसके बाद में पेड की और उसके बाद टू बी बिल्ड की। तो ये तीनों टर्म्स आपको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में ले जाता हूं। तो ब्रीफ में समझने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं टू पे की, तो टू पे होता क्या है। कई बार ये सवाल सबके मन में होता है, टू पे या टू पेड क्या कहें। तो टू पे का कहिए, टू पे कहिए उसको। टू पे का मतलब कि जो कंसाइनी के एंड पे, जहाँ पर मटेरियल डिलीवरी किया जाता है, जहाँ पर अपना माल डिलीवरी करना है, चाहे वो पूरे ट्रक का माल हो, चाहे वो पार्सल हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप का कंसाइनमेंट, किसी भी टाइप की बिल्टी का माल हो, जहाँ मटेरियल डिलीवरी करना है वहाँ पैसा मिल रहा है। जैसा कि डेस्टिनेशन पॉइंट बोल सकते हैं उसको। अगर आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग टू पे कहते हैं और इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इन केस आपको समझ में आया होगा कि ये टू पे क्या होता है। नेक्स्ट जो कॉलम है पेड का। अब पेड किसको कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। पेड का मतलब होता है जब कोई भी पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का जो पेमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा होता है, एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब हम गाड़ी का बुकिंग कर रहे हैं या मटेरियल का बुकिंग कर रहे हैं या पार्सल की बुकिंग कर रहे हैं या पार्ट लोड की बुकिंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे अगर कस्टमर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट दे देता, उस ट्रांसपोर्ट का भाड़ा दे देता है, तो उसको हम पेड कहते हैं। तो ये हो गया है बुकिंग पॉइंट पे। तो जो बुकिंग पॉइंट के ऊपर भाड़ा मिल जाता है उसको हम पेड कहते हैं और जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे भाड़ा मिलता है उसको हम टू पे कहते हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब तीसरी जो बात करते हैं वो करते हैं हम टू बी बिल्ड की। इसको शॉर्ट फॉर्म में TBB लिखते हैं। तो ये TBB होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू बी बिल्ड, तो जनरली होता क्या है कि जो भी किसी भी ट्रांसपोर्ट का किसी क्लाइंट के साथ में रेगुलर बिजनेस होता है, ये एक लॉन्ग टर्म उनके रिलेशन होते हैं या उनके साथ में कोई एग्रीमेंट होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है या केस टू केस बेसिस भी होता है। तो जब हम किसी कंसाइनमेंट का रेगुलर बेसिस पे किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो उस केस में ये टू बी बिल्ड का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मटेरियल डिलीवरी करने के बाद जनरली हम लोग उसको ट्रांसपोर्टर्स बिल बना के, अपने फ्रेट बिल बना के, थ्रू दिस बिल्टी नंबर, इस बिल्टी नंबर का इतना फ्रेट होता है, इतना अमाउंट होता है, और वो हम उस कस्टमर को बिल बना के सबमिट करते हैं थ्रू द बिल। अब बिल की अलग अलग टर्म्स होती हैं। कोई क्लाइंट 7 दिन में पैसा देता है, कोई 15 दिन में देता है, कोई 30 दिन में देता है, कोई 45 दिन में देता है, कोई 60 दिन में देता है, कोई 60 से भी ज़्यादा दिन ले लेता है। तो इसको हम बिलिंग की अलग अलग टर्म्स कहते हैं। तो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग ये टू बी बिल्ड का कंसाइनमेंट बुक किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे टू बी बिल्ड कंसाइनमेंट। तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे जो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है हम लोग इसको टू पे बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं, तो हम टू पे टिक मार देंगे। उसके बाद में नीचे एक कॉलम लिखा हुआ है कि कौन कस्टमर देगा। तो अब बेसिक आपको मैंने समझाया कि अगर मटेरियल बुकिंग हमने टर्म्स जो यूज़ की है वो टू पे बुकिंग किया है, तो टू पे का मतलब कंसाइनी पार्टी इसका पैसा देगी। तो इसको जो मटेरियल को परचेज कर रहा है या जो मटेरियल को डिलीवरी ले रहा है हम लोग उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मटेरियल सुप्रीम रबर एंड अलाइज इंडस्ट्रीज़ को मटेरियल जा रहा है, तो इसमें ये पार्टी इसमें पैसा देगी, तो हम उसमें उसका नाम मेंशन कर देंगे, सुप्रीम रबर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। अब रही बात जीएसटी की। जीएसटी का एक बेसिक फॉर्मेट है। जनरली जीएसटी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स में आरसीएम में है, रिवर्स मैकेनिज्म में है, और बाकी कुछ परसेंट में ट्रांसपोर्ट 2-5% लोग कुछ जीएसटी चार्ज करते हैं, तो वो अपना 12% चार्ज करके उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। अगर इन केस आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी आरसीएम के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसमें जो फ्रेट पे करता है, हमने 3 ऑप्शन लिखे हैं, जीएसटी पेड बाई, कंसाइनर देगा, कंसाइनी देगा या फिर ट्रांसपोर्टर देगा। तो अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं और चार्ज कर रहे हैं जीएसटी का, तो आप मेंशन करेंगे अपने को कि जीएसटी मैंने 12%
क्लाइंट से बिल्टी में चार्ज करके लिया है तो आप वहाँ पर अपना टिक कर लेंगे। अगर इन केस मटेरियल पेड बेसिस होता है तो उसके अंदर कंसाइनर देता है, क्योंकि ऑलरेडी पेड हुआ है तो सेम टाइम में कंसाइनर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा जीएसटी रिलेटेड। अगर हमारा फ्रेट जो है वो टू पे बेसिस है, जैसे कि मैंने बताया आपको डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन पे कौन लेता है, कंसाइनी पेमेंट देता है, तो आप इसको टिक मार सकते हैं। तो जिससे कि आपका जीएसटी रिलेटेड जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा कि वेदर इट इज पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर। तो आई थिंक यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का आपका सारा डाटा फिलअप हो गया है। अब जो मेन कंसर्न है वो इंपॉर्टेंट जो है वो आप थोड़ी सी अपनी नज़र को तेज कर लीजिए। अब फ्रेट पे आते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर फ्रेट का कैलकुलेशन होता है, कैसे हम लोग इस फ्रेट को, चाहे वो पार्सल शिपमेंट हो, पार्ट लोड शिपमेंट हो या डायरेक्ट ट्रक लोड हो। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि यहाँ पर हम जो ये चार्ज कर रहे हैं ये एक डायरेक्ट ट्रक लोड की बिल्टी है, बट इसके अंदर जो जो नॉमिनल फॉर्मेट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के कॉलम होते हैं, किस किस तरीके से उन लोग चार्ज करते हैं, वो सारा मैं आपको इस थ्रू द बिल्टी और थ्रू दिस वीडियो में आपको समझाना चाहूँगा। अब रही रेट की बात, तो हम रेट एक डिसाइड कर लेते हैं। रेट डिसाइड कैसे होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर पहला जो कॉलम है, कॉलम के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ये बिल्टी भरने के फॉर्मेट को बात करते हैं। तो रेट का जो कॉलम है, पहला जो कॉलम है वो फ्रेट का कॉलम है। तो फ्रेट जो डिसाइड होता है, हम किसी भी क्लाइंट के साथ में जिसने कि मटेरियल हमसे बुक करवाया है या जो हमसे ट्रांसपोर्टर से मटेरियल बुक कराना चाहता है, हम उसको बाय द फ़ोन, बाय द ईमेल, बाय द कन्वर्सेशन हम लोग उससे रेट का बात करते हैं, फ्रेट का बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, इसके अंदर एक गाड़ी वापी से गुड़गांव की जो गाड़ी जा रही है 9 टन शिपमेंट की गाड़ी है और उसके अंदर 60 टन 800 केजी मटेरियल लोड किया गया है। तो इस तरह की गाड़ी अगर हम काउंट करते हैं तो हमने जो कस्टमर के साथ में टर्म्स एग्रीड किया था, हमने जो वर्ब एग्रीड किया था, हमने उनके साथ में 55,000 का एक रेट हमने उनके साथ में एग्रीड किया था कि हम इसका 55,000 आपसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रेट कस्टमर के साथ डिसाइड हुआ था, अब आप पूछेंगे ये डिसाइड करता कौन है, तो इसमें जो लॉजिस्टिक मैनेजर है या ट्रांसपोर्ट का आदमी है या जो ट्रांसपोर्ट का बाबू है या ट्रांसपोर्ट में जो बंदा काम कर रहा है वो आदमी डिसाइड करता है। और फैक्ट्री वाला जो पर्सन जहाँ पर वो लॉजिस्टिक को लीड करता है, या कोई डिस्पैच का पर्सन है या फैक्ट्री का मैनेजर है या मालिक है, जो भी हो सकता है, तो दो लोगों के अंदर आपस में, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री के बीच में आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वर्बल एग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपस में उनकी टर्म्स होती हैं कि अगर आपकी गाड़ी वापी से गुरुग्राम जाएगी तो उसका जो फ्रेट फिक्स होगा वो 55,000 होगा। लेकिन ये डिपेंड्स करता है, वेरी करता है। आप इस बात को बिल्कुल ये मत पकड़ लेना कि जो भी गाड़ी जाएगी सब 55,000 में जाएगी। ये डिपेंड्स ऑन द सेगमेंट, डिपेंड्स ऑन द वेट, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। अलग अलग कैपेसिटी की गाड़ी का अलग अलग रेट होता है। जैसे कि कोई छोटी पिकअप गाड़ी है तो उसका 1 टन कैपेसिटी है, तो 1 टन कैपेसिटी का रेट जस्ट लाइक हो सकता है 30,000 रुपये होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 14 फीट की गाड़ी है उसका हो सकता है 35,000 होगा, हो सकता है फिर 17 फीट की गाड़ी है उसका 35,000 होगा, फिर 40,000 होगा, 19 फीट की गाड़ी होगी, फिर 22 फीट की गाड़ी होगी, या फिर आगे जाके अपना 24 फीट या 28 फीट। और वैकेट जो कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल है वो 1 टन से लेके अलग अलग सेगमेंट में 35 टन तक की व्हीकल की अलग अलग कैपेसिटी, जैसी गाड़ी की कैपेसिटी, जैसी गाड़ी का वेट, जैसा कस्टमर का आपका डेस्टिनेशन, जैसा कस्टमर का वेट, उसके अकॉर्डिंग हम ये रेट डिसाइड करते हैं। तो रेट कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो रेट का फ्लक्चुएशन भी आता रहता है। डिमांड एंड सप्लाई पे हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे जैसे कभी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और गाड़ियाँ शॉर्ट हो जाती हैं तो रेट अपने आप हाइक हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि डीजल के जो प्राइसेज हैं 2 रुपया 3 रुपया पर लीटर भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो गाड़ी का जो डिमांड है वो ना होने की वजह से रेट इंक्रीज नहीं होता है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप रेट में कंफ्यूज मत होइए कि ये 55,000 आया कहाँ से। वो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कस्टमर के साथ में और ट्रांसपोर्टर के साथ में कि हमने ये पर्टिकुलर शिपमेंट अगर डिस्पैच करना है, डिलीवरी करना है या इसको बुक करना है तो हमारा रेट है 55,000। दैट इज़ क्लियर। अब उसके बाद में कुछ और बाकी अदर कॉलम है, हम उन कॉलम्स पे अलग अलग बात कर लेते हैं। फिर कुछ और नए कॉलम बचेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास में एक कॉलम है मटेरियल मैनेजमेंट चार्ज। कई बार इसको बहुत सारे लोग एमएमसी भी लिख देते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट चार्ज वो होता है कि जहाँ पर जो आप कहीं से मटेरियल लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं उसमें आपका कोई अगर खर्चा लगने वाला है तो वो, जैसे कि लोडिंग पे गाड़ी गई है और वहाँ पर किसी क्लाइंट ने बोला कि आपको लेबर चार्जेज 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा या 1,500 पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो फ्रेट हमने डिसाइड किया था वो
एक्सक्लूडिंग ऑफ लोडिंग चार्ज किया था। यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं जब आप फ्रेट की उनके साथ डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आप इंक्लूसिव ऑफ हमाली चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल मैनेजमेंट चार्ज वो इंक्लूसिव कर सकते हैं या एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार ये मान लेता हूँ कि हमारा जो फ्रेट चार्जेज उसके साथ डिसाइड हुआ था वो बिना किसी हमाली चार्जेस के हुआ था। तो इस मटेरियल मैनेजमेंट चार्ज को हम लोग हमाली चार्जेज, लेबर चार्जेस और मटेरियल मैनेजमेंट चार्जेस या एमएमसी चार्जेस या फिर लोडिंग चार्जेस ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि क्लाइंट के यहाँ जब गाड़ी हमारी भरनी गई तो वहाँ पर 1000 रुपीज़ उसने बोला कि पे करना पड़ेगा, तो हमने वो 1000 पेड कर दिया और हमने बिल्टी में चार्ज कर दिया उसमें। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो डोर कलेक्शन का चार्ज है। नेक्स्ट कलेक्शन, डोर कलेक्शन क्या होता है कि किसी भी शिपमेंट को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी क्लाइंट के, किसी भी फैक्ट्री के प्रेमाइसिस से उठाकर अपने गोडाउन तक लेके आना, उसको हम डोर कलेक्शन चार्ज कहते हैं। ज़्यादातर इस तरह के जो डोर कलेक्शन के जो चार्जेस हैं, डायरेक्ट शिपमेंट की गाड़ी, जो डायरेक्ट ट्रक लोड की गाड़ी है उसमें नहीं चार्ज होते हैं। पार्सल शिपमेंट हो सकता है, 2-3 टन शिपमेंट हो सकता है, या 4 टन हो सकता है, या 5 टन हो सकता है। जो पार्सल या पार्ट लोड की शिपमेंट की जो अपनी बुकिंग होती है, उसकी जो बिल्टी होती है, उसमें ज़्यादातर ये चार्ज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट आपको चार्ज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा। तो डोर कलेक्शन मैंने समझा दिया कि डोर कलेक्शन होता क्या है। किसी भी मटेरियल को फैक्ट्री से उठाकर ट्रांसपोर्ट के गोडाउन तक लाने के चार्जेज को हम डोर कलेक्शन चार्ज कहते हैं। जैसे कि जनरली हमको कोई एक डिस्टेंस बेसिक गिन लेते हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक हमको एक 500 केजी मटेरियल, किसी क्लाइंट का फ़ोन आया और बोला कि मेरा 500 केजी मटेरियल वापस से गुरुग्राम उठाना है, तो हम उसको बोलेंगे कि सर उसका जो चार्जेज है वो 1000 रुपीज़ लगेगा डोर कलेक्शन का, आपकी फैक्ट्री से मेरे गोडाउन तक उठा के लाने का। तो वो जो चार्जेज है वो हम लोग यहाँ पे उस टाइम पे उसका 500 केजी जब मटेरियल बुक होगा तो हम लोग यहाँ पे 1000 रुपीज़ या विच एवर जो हम उसके साथ म्यूचुअली एग्रीड करते हैं, 500 कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, जितना भी हम चाहें, जितना हमारा एक नॉमिनल कॉस्ट आता है हम उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग उस कस्टमर को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है वो आ गया आपका डोर डिलीवरी का चार्ज। डोर डिलीवरी चार्ज क्या होता है? डोर डिलीवरी चार्ज में कि जब मटेरियल, ये भी ज़्यादातर पार्सल या पार्ट लोड के शिपमेंट में होता है, जब कोई मटेरियल आपने डिलीवरी पॉइंट पे भेज दिया है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की ये बिल्टी है और यही बिल्टी अगर 500 केजी के पार्ट लोड की बिल्टी है, वापस से गुरुग्राम गई है और ट्रांसपोर्ट के गुरुग्राम के गोडाउन पे जाने के बाद में और वहाँ पर जब माल अनलोड हो जाता है तो फिर और जो कंसाइनी के एड्रेस पे वो 500 केजी मटेरियल भेजना है तो उसका चार्ज अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई बड़ी सिटी है तो वहाँ पर चार्ज थोड़े ज़्यादा लगते हैं, जो कोई रिमोट सिटी है तो उसका थोड़ा कम लगता है, या फिर B-C ग्रेड की सिटी होती है तो वहाँ चार्जेज कम होते हैं। तो अगर हमने 500 केजी मटेरियल गुड़गांव में डिलीवरी करना है तो वहाँ पे अप्रोक्सली हम हो सकता है कि हमारा 1500 रुपये चार्ज हो जाए। तो हम वहाँ पर उसको डोर डिलीवरी का चार्ज बताएंगे कि सर अगर आप डोर डिलीवरी कराएंगे इस मटेरियल को तो इसका चार्ज वो होगा। अगर वो एग्रीड करता है तो ही आप वहाँ पर उसको बुक कीजिए, तो ही वहाँ पर उसको चार्ज कीजिए। तो डोर कलेक्शन और डोर डिलीवरी, आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो पर्टिकुलर ये जो शिपमेंट है ये हमारा ना तो डोर डिलीवरी है ना डोर कलेक्शन है, क्योंकि वो पार्ट और पार्सल में यूज़ किया जाता है, इसके लिए हम लोग वहाँ चार्ज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ कॉलम है, ये एनरोड एक्सपेंस है, स्टैटिस्टिकल चार्ज है और मिसलेनियस। ये जो चार्जेज इसमें प्रिंटेड हैं ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट्स में डॉकेट चार्ज के नाम से लिए जाते हैं। इनको हम बिल्टी चार्ज भी बोलते हैं या डॉकेट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज की बात करूं, अभी हमने यहाँ जो प्रिंटेड लिखा है ये 50, 40 एंड 20 अबाउट 110 रुपीज़ है। और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में या कार्गो कंपनीज में या फिर बड़े जो कोरियर कंपनी हैं उन सब कंपनीज में तो डॉकेट चार्ज जो है वो 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक का भी डॉकेट चार्ज लगता है। तो ये एक बेसिक है। तो हम इसको टोटल अगर काउंट करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट और हमारा फ्रेट करके तो 56,000 हो गया। तो हमारा टोटल यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 56,110। अब रही बात अदर चार्जेज, कोई फिलहाल अभी हमारा कोई अदर चार्ज लगा नहीं है, कभी लगेगा तो फिर वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी अदर चार्जेज हो सकते हैं। उसके बाद जैसे अनलोडिंग वगैरह पे कोई चार्ज लग गया तो वो यहाँ पे आप मेंशन करके दे सकते हैं। रास्ते में ट्रांजिट में अगर कोई मटेरियल की वजह से कोई आरटीओ ने या कोई जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई अदर चार्जेज पे करने पड़ गए और ट्रांसपोर्टर को ही पे करना पड़ा है उसमें, और उसमें कहीं इनवाइस का मिस्टेक हो सकता है या किसी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, तो वहाँ पर इस तरह के चार्ज हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। अगर हमारा कुछ चार्ज यहाँ नहीं लगा है तो हम यहाँ पे 56,110 रुपीज़ कंप्लीट करते हैं। ये याद रखिए कि जब तक आप कोई भी बिल्टी बनाते हैं और उसके अंदर अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो तब तक आपका वो जो बिल्टी है वो वैलिड नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उसके अंदर आपका
सिग्नेचर इनिशियल जरूर कीजिए। आई होप कि कंप्लीट ये जो बिल्टी का फॉर्मेट है ये आपको समझ आया होगा, और मैंने काफ़ी कोशिश की है इस बिल्टी के फॉर्मेट को समझाने की। एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस बिल्टी के फॉर्मेट को आप कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बिल्टी के फॉर्मेट की हमने टोटल इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गूगल ड्राइव की फाइल्स दी हुई हैं। आप उसको फाइल को पीडीएफ को डाउनलोड करके, इनवाइस है, ई वे बिल है और ये बिल्टी का फॉर्मेट है, आप 10 बिल्टी बनाने की प्रैक्टिस कर लो, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और एक बढ़िया एक्सपीरियंस होगा अगर आप ट्रांसपोर्ट में कंटिन्यू बेटर कुछ करना चाहते हैं तो। अब एक छोटी सी बात ब्लैंक में ये समझा देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में कभी कभी कुछ वर्ड इस तरह के आ जाते हैं कि जो कि अपने को समझने चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। एक बेसिक वर्ड मेरे नॉलेज में आया था कि जैसे कई बार एक COD वर्ड ज़्यादातर आता है, तो COD को समझना होगा आपको। COD का मतलब है कलेक्शन ऑन डिलीवरी। तो COD ज़्यादातर यूज होता है। COD एक ऐसा वर्ड है जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है कि किसी भी टाइप का जो कोई क्लाइंट मटेरियल अपना बुक करता है, मटेरियल को बुक करने के बाद में और जो उसकी इनवाइस की वैल्यू होती है, ज़्यादातर केसेज में जो छोटे शिपमेंट आते हैं, जस्ट लाइक आपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या ऑनलाइन जो आप इस तरह के ई कार्ट वगैरह पे मंगवाते हैं, तो उसका कई बार आप कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं। तो 1500, 2000, 5000, 10,000 या इस तरह का जो शिपमेंट होता है वहाँ पर आप उसको कैश दे के और शॉर्ट आउट कर लेते हैं और अपना मटेरियल या पार्सल उसको डिलीवरी ले लेते हैं। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा वॉल्यूम होता है, किसी इनवाइस की वैल्यू 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या इससे ज़्यादा भी होती है, तो उस केस में कलेक्शन ऑफ डिलीवरी होता है, कलेक्शन ऑन डिलीवरी होता है। तो वहाँ पर आप कस्टमर को, और बहुत बार ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, जब COD अगर आपने कोई मटेरियल बुक किया है तो उस COD को मटेरियल को बुक करने के लिए ट्रांसपोर्टर आपसे चार्जेज भी करते हैं, 250 to 300 या 350 तक भी चार्ज कर लेते हैं। तो इसका भी ट्रांसपोर्ट चार्ज लेता है। कई बार जैसे उसमें अभी किसी पार्टी ने मटेरियल डिलीवरी लिया और उसने 10 लाख रुपए का चेक दे दिया या DD दे दिया, ठीक है, तो वो चेक या DD को हमको कोरियर भी करना पड़ेगा। तो कोरियर की एक्सपेंस, मैन पावर की एक्सपेंस और एडिशनल उसके जो कॉस्टिंग हमारी लगी, तो उसके चार्जेस लेके हम लोग उससे एडिशनल ये चार्ज ट्रांसपोर्टर ऐसा करते हैं। उसके बाद में एक FOD करके एक वर्ड होता है, बहुत बार ये मेरे को दिमाग में चलता रहता है। अभी FOD का मतलब होता है फ्रेट ऑन डिलीवरी। तो FOD एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो ज़्यादा एडवांस आज के टाइम में कार्गो कंपनीज़ हैं या एयर कार्गो कंपनीज़ हैं, उन सब में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। FOD का मतलब होता है, ब्लैंकली ये टू पे ही है, तो अपनी जो साधारण भाषा है ट्रांसपोर्ट की, टू पे की, और इसमें ये कहते हैं कि FOD। तो FOD का मतलब होता है फ्रेट ऑन डिलीवरी, की जो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी का जो फ्रेट है, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी का जो भाड़ा है, वो अपने को डिलीवरी पॉइंट पे मिलेगा। और बहुत बार इसका भी चार्ज ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो रहती हैं वो 250 to 350 तक का भी FOD का चार्ज लेती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। और ये इस तरह के एक है ना बिग इम्पैक्ट करते हैं बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जिनके अंदर वॉल्यूम में बड़ी लेवल में कंसाइनमेंट बुक होते हैं। मल्टी लेवल की 200, 500, 1000 ब्रांचेज होती हैं जिनकी, उनके यहाँ पर इस तरह के काम ज़्यादा होते हैं। इससे कलेक्शन पॉइंट उनका बढ़ता है और इससे एक मार्जिन बढ़ता है। अगर आप एक छोटी सी बात करें कि अगर कोई एक 10 kg का पार्सल है और उसको हमको FOD और COD भी बुक करना है, तो आप नॉर्मली देखेंगे कि अगर मैं इसका नॉमिनल 250, इसका 250, इसका पकड़ लेता हूँ, तो 10 kg के पार्सल का 500 रुपीज़ तो ऐसे ही कलेक्शन हो गया। फ्रेट चार्जेज हो सकता है उसका, अगर हो सकता है 8 रुपये kg अगर मैं काउंट करता हूँ वापी टू गुरुग्राम का, तो 80 रुपये फ्रेट होता है खाली, और उसके बाद में ये अदर चार्जेज लगा के वो करीब 1000 रुपये से ज़्यादा चला जाता है। तो इस तरह से जो आपका जो कंसाइनमेंट होता है 10 kg के पार्सल का 1000 रुपये हो जाता है। तो इसमें जो आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसकी जो कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो कॉस्टिंग तो मुश्किल से इसके अंदर 100 रुपये से 250 रुपये तक की कॉस्ट होगी, बाकी सब प्रॉफिट में आ जाता है। तो इस तरह से बड़ी कंपनी जो है वो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी अपना बेटर प्रॉफिट कमाती है और उसके मार्जिन लेवल को बढ़ाती है।